हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। साथियों, DSSB, EMRS, यूपी TGT और PGT असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के टॉप 25 प्रश्न लेकर मैं आ रहा हूं। साथियों, जो विद्यार्थी, जो मेरे साथी हिंदी साहित्य से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छी साबित होगी या जीवनी साबित होगी। साथियों, आइए हम अब प्रश्न पे चलते हैं। आप कोशिश कीजिए कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उसको कहीं नोट करें या फिर वीडियो को बार बार देख के अपने दिमाग में चीजों को बैठा लें। ठीक है, आइए अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, इसको छोटा कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नहीं पूछा है। देखिए, प्रश्न पढ़ते वक्त हम धीरे धीरे पढ़े, क्योंकि नहीं अगर छूट जाए तो यह गलत हो सकता है। तो विकल्प है नेताजी कहिन, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। तो साथियों, आइए थोड़ा सा हम हरिशंकर परसाई के बारे में समझ ले। देखिए, हरिशंकर परसाई का जो जन्म होता है 1924 में इनका जन्म होता है और यह जीवित कब तक रहते हैं? 1995 तक, अर्थात इनकी मृत्यु 1995 में हो जाती है। हरिशंकर परसाई की जो कहानी, कुछ कहानियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कहानी है, एक है हंसते हैं रोते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। कौन से? जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है। एक इनकी कहानी है, बहुत मस्त कहानी है, भोला राम का जीव, भोला राम का जीव। ठीक है। आइए इनके उपन्यास के बारे में बात करें तो हरिशंकर परसाई के उपन्यास हैं, एक है तट की खोज, एक है ज्वाला और जल, ज्वाला और जल। ठीक है। इनकी संस्मरण के बारे में बात करें, देखिए एक प्रश्न किसी भी परीक्षा में हरिशंकर परसाई से पूछा जाता है, थोड़ी सी भल बेशक टाइम लग रहा है लेकिन हम आराम से बातचीत करते हुए चलेंगे। इनके संस्मरण जो महत्वपूर्ण है, एक बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाएं। ठीक है, तिरछी रेखाएं। देखिए, निबंध के लिए हरिशंकर परसाई जाने जाते हैं। ठीक है, निबंध के लिए इन्होंने बहुत सारे व्यंग्यात्मक निबंध भी लिखे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम देख लेते हैं कौन कौन से निबंध इनके बहुत महत्वपूर्ण है। एक इनका निबंध है पगडंडियों का जमाना, 1966 में, पगडंडियों का जमाना। ठीक है। दूसरा, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे, 1963 में। एक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, सदाचार की ताबीज, सदाचार की ताबीज, 1967 में। ठीक है। एक इनका निबंध है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, 1970 में। ठीक। अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी बीमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वैष्णो की फिसलन, वैष्णो की फिसलन। ठीक। एक इनका निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है, विकलांग श्रद्धा का दौर। एक है भूत के पांव पीछे। ठीक है, भूत के पांव पीछे। ठीक है। एक है कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, प्रेमचंद के फटे जूते। ये सब इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। ठीक है, किसके? हरिशंकर परसाई के। आइए हम अब प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न में पूछा है कि हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना नहीं है?
नेताजी कहीं, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों नेताजी कहीं। नेताजी कहीं अब किसकी रचना है? तो यह है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है। मनोहर श्याम जोशी जी भी बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हुए। इनकी एक रचना है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। आइए अगले प्रश्न पे चले। दूसरा प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं रहीम, आचार्य केशवदास, रशखान, मलिक मोहम्मद जायसी। जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक कौन है? साथियों, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास है। आचार्य केशवदास है। ठीक है। केशव ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत, ये पूछ देता है परीक्षा में, इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक है कवि प्रिया, कवि प्रिया, एक है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, एक है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीत, विज्ञान गीत, एक है कवि प्रिया। ठीक है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं किसकी? केशवदास की। ठीक। रहीम दास जी के बारे में बात करें तो रहीम ने रहीम सतसई, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, राम पंचाध्यायी नामक ग्रंथों की रचना की। इसमें मदनाष्टक बहुत बार पूछा गया है। क्या? मदनाष्टक। और एक रचना बार बार पूछा जाता है, बरवे नायिका भेद। मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना बहुत फेमस हुई, ये जो है पद्मावत, पद्मावत बहुत फेमस हुई। पद्मावत इनकी रचना है। एक अखरावट है, मसलनामा, आखिरी कलाम, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है। रसखान जो है, रसखान ने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथों की रचना की है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ है था 1826 में, 1829 में, 1834 में, 1844 में। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो साथियों, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत सन 1829 में प्रकाशित हुआ था। 1829 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। 1829। अब बंगदूत के संपादक कौन है? क्योंकि बंगदूत बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसके संपादक है राजा राम मोहन राय। ठीक है। और ये कहां से संपादित होती थी? कलकत्ता, कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। ठीक है। अब एक चीज और इसमें महत्वपूर्ण है, यह साप्ताहिक थी कि मासिक थी कि क्या थी? तो जो बंगदूत पत्रिका है वह साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है। 1826 में, 1826 में किसने? जुगल किशोर ने कलकत्ता, कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला। कौन सा? उदंत मार्तंड। बहुत इंपॉर्टेंट, उदंत मार्तंड नामक पत्रिका कलकत्ता से साप्ताहिक थी, जुगल किशोर ने 1826 में निकाला। ठीक है। एक पत्रिका 1800, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। एक पत्रिका 1834 में निकलना शुरू हुई, 1834 में। ठीक है। 1834 में एक पत्रिका निकली जिसका नाम था प्रजा मित्र, और यह भी साप्ताहिक थी। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं।
चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों, इसका जो सही उत्तर है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चारूचंद्र लेख उपन्यास लिखा था। ठीक है, आइए जब हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोग करें। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1979 में। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। एक इनका उपन्यास है चारूचंद्र लेख, एक और इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। ये पूछ देता है ये आत्मकथा है या उपन्यास है, तो साथियों यह उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इनकी आलोचना ग्रंथ के बारे में बात करें तो कौन कौन से आलोचना ग्रंथ हुए हैं, आइए देख लेते हैं। एक ग्रंथ हुआ सुर साहित्य, सुर साहित्य 1936 में। एक इनका आलोचना ग्रंथ हुआ हिंदी साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका 1940 में। एक है कबीर, कबीर 1942 में। एक आलोचना ग्रंथ है इनका नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ठीक है, 1950 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। एक है इनका मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ठीक है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। एक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में। ठीक है, ये सब इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े आलोचक भी हुए हैं। इनकी जो एक आलोचनात्मक ग्रंथ कबीर जो है, कबीर के ऊपर है, बहुत अच्छी पुस्तक है। इनके निबंध के बारे में बात करें हम, किसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, तो एक है अशोक के फूल, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, विचार और वितर्क। एक है कूटज, कूटज, एक है आलोक पर्व, एक है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आइए अब थोड़ा सा विस्तृत बातचीत करें, एक एक कवि को लेकर चले, कोई चीज अधूरी ना छूटे। अब ये चारूचंद्र लेख जो है ये कब लिखा गया था? तो 1963 में। ठीक है, सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। एक इनका और उपन्यास है पुनर्नवा, पुनर्नवा उपन्यास है जो 1973 में लिखा गया था। एक तो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखा ही गया था, चारूचंद्र लेख 1963, पुनर्नवा 1973। एक और उपन्यास है इनका, वो है अनाम दास का पोथा, पोथा 1976 में। ठीक है, हमने विस्तृत बातचीत की हजारी प्रसाद द्विवेदी पे। आइए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। पर्यायवाची शब्द है आकाश, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ, शून्य, ए और बी दोनों, या फिर प्रभु। देखिए, आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वह नभ भी है और शून्य भी है। शून्य को भी हम आकाश कहते हैं, तो ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंबर को भी आकाश कहते हैं, आसमान, ठीक है, आकाश, शून्य, नभ, ये सब पर्यायवाची है। अगला प्रश्न आइए, छठा प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें नाटक किसका है? राम कुमार वर्मा जी का है। इनका अन्य नाटक एवं एकांकी कौन कौन सा है? एक है विजय पर्व, विजय पर्व इनका नाटक है। एक है रेशमी टाई, रेशमी टाई, ठीक है, रेशमी टाई। एक है इंद्र धनुष,
एक है रूप रंग। ये सब महत्वपूर्ण नाटक एवं एकांकी हैं किसके? राम कुमार वर्मा जी के। राम कुमार वर्मा जी के। इनके उपन्यास के बारे में बात करें तो राम कुमार वर्मा जी का एक उपन्यास है जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, वह है माँ का हृदय। ठीक है, माँ का हृदय। ठीक है। अब इनके काव्य कृतियों में रूप राशि, चित्तौड़ की चिंता, चंद्र किरण, वीर हमीर, चित्ररेखा, गंगा, आकाश गंगा, अंजलि तथा एकलव्य, ये सब महत्वपूर्ण काव्य हैं इनके, राम कुमार वर्मा जी के। ठीक है। आइए 7वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह, देखिए कविता है, कविता संग्रह के कवि हैं त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुआनो नदी किसकी रचना है? प्रिय साथियों, कुआनो नदी जो कविता संग्रह है वह है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है तो इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, काठ की घंटिया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। एक है बांस का पुल, बांस का पुल। एक सूनी नाव। ठीक है। गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे हुए लोग। ठीक है, ये सब सर्वेश्वर दयाल जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है। आइए अब हम थोड़ी बात अज्ञेय के बारे में कर ले। अज्ञेय 1911 के कवि हैं, 1911 में जन्म हुआ। इनकी जो महत्वपूर्ण कविताएं हैं वह है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्र धनुष रौदे हुए, इंद्र धनुष रौदे हुए, इंद्र धनुष रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में। ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार, इस पे पुरस्कार मिला है इनको। कितनी नाव में कितनी बार। एक है पहले मैं सन्नाटा बुनता था, नदी की बांक छाया। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों अज्ञेय की। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है ललना, कांता, अंगना और कामनी किसके पर्यायवाची शब्द है? विकल्प देखते हैं। तो विकल्प है, क्या वह हिरण है, क्या स्त्री है, क्या चंद्र है या फिर नदी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि स्त्री। स्त्री का पर्यायवाची कौन कौन सा है? ललना, ललना, कांता, अंगना, कामिनी, ये सब इनके पर्यायवाची है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं? गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोपी चंद्र। तो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है दोस्तों मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ नाथ संप्रदाय के कवि हैं। आइए मत्स्येंद्र नाथ के बारे में थोड़ी बहुत जान ले। यह जाति के क्या थे? मछुआ थे, मछुआ थे। इनका वास्तविक नाम जो था साथियों वह था विष्णु शर्मा। विष्णु, इनको मीननाथ, मीनानाथ, मीनपाल, मच्छेंद्रपाल इत्यादि नामों से भी जाना जाता था साथियों। ठीक है। मत्स्येंद्र नाथ की जो रचनाएं हैं, एक है आकुल वीर तंत्र, एक रचना है कुलानंद, एक है ज्ञान कारिका और एक कौल ज्ञान निर्णय तो है ही। ठीक है। जो गोरखनाथ थे वह नाथ संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। गोरखनाथ, नाथ संप्रदाय में नौ कवि हैं। एक मैंने बहुत पहले ट्रिक बताया था, गोभी नाच सहज जल में।
ग से गोरखनाथ, भीमनाथ, नागार्जुन, चरपटनाथ, अत सत्यनाथ। ये सब नौ वो कवि जो थे, नौ विद्वान जो थे, वो नौनाथ की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। कुटिल शब्द का विलोमार्थी ई शब्द है कठिन, जटिल, सरल, कष्ट। कुटिल शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या है? तो साथियों, कुटिल का अर्थ होता है दुष्ट, छली, टेढ़ा आदि, ये सब कुटिल का अर्थ। इसका विपरीतार्थक मतलब होगा सरल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चले। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं नाथूराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। साथियों, जगत सच्चाई सार जो के कविता के रचयिता है श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक द्विवेदी योगीन कवि हैं, द्विवेदी योगीन कवि हैं। इनकी जो अनुदित रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, एकांतवासी योगी, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, ऋतु संहार, फिर श्रांत पथिक। ठीक है, जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, भारत गीत, मनोविज्ञान भाग 1-2, धन विजय, गोनंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून उन, ये सब इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं श्रीधर पाठक की। ठीक है, श्रीधर पाठक द्विवेदी योगीन कवि है। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है दोस्तों? आइए, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, बलभद्र दीक्षित पड़ीस। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा, देहाती दुनिया किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जो जन्म होता है 1893 में होता है। इनकी रचना देहाती दुनिया 1926 में लिखी जाती है। इनके उपन्यास है वे दिन वे लोग, एक उपन्यास है बिंब प्रतिबिंब, एक है स्मृति शेष। इनकी एक पत्रिका, शिवपूजन सहाय की एक पत्रिका निकलती थी साथियों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतवाला। 1923 में इसका संपादन शिवपूजन सहाय ने किया है। ठीक है, आइए हम आगे बातचीत करें। जो महत्वपूर्ण कवि हैं हम उनके बारे में विस्तृत बातचीत कर रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? नहीं पूछा है, तो पहले हम रामविलास शर्मा जी को जान ले। रामविलास शर्मा बहुत बड़े आलोचक हुए हैं। इन्होंने बहुत आलोचनाएं लिखी हैं, जैसे एक इनका महत्वपूर्ण है प्रगति और परंपरा 1949 में, फिर संस्कृति और साहित्य 1949 में, एक है साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन। साहित्यिक आलोचना और है इनकी, जैसे एक है प्रेमचंद्र, एक है भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद्र और उनका युग, विराम चिन्ह, आस्था और सौंदर्य, निराला की साहित्य साधना, ये सब इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं साथियों। ठीक है, अब आइए हम प्रश्न पे बातचीत करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि रामविलास शर्मा की कौन सी रचना नहीं है? क्या वह भाषा और समाज है, इस नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान? इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, वह होगा कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान सॉरी, कविता के नए प्रतिमान जो रचना है वह रामविलास शर्मा जी की नहीं है, बल्कि यह किसकी है? यह है नामवर। रामविलास शर्मा पे अभी हमने 5-6 क्वेश्चन पहले बहुत विस्तृत बातचीत कर रखा है। नामवर सिंह की यह रचना है। एक नामवर सिंह की और रचना है छायावाद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ये सब महत्वपूर्ण किताबें हैं नामवर सिंह की। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क,
हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए बकरी जो नाटक है वो व्यंग्यात्मक नाटक है, समकालीन इन समय को लेकर एक व्यंग रूप में एक नाटक रचा गया था बकरी। ठीक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप लोग जरूर पढ़ें। जो 14वें नंबर प्रश्न है, बकरी नाटक की रचयिता कौन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब मोहन राकेश है, मोहन राकेश का एक है का आषाढ़ का आषाढ़ का एक दिन, एक है लहरों के राजहंस, एक है आधे अधूरे। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। उपेंद्र नाथ अश्क की रचनाएं हैं स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, बहुत इंपॉर्टेंट, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान, जय पराजय, इनके प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? क्या वह अज्ञे की है, मुक्तिबोध की है, जयशंकर प्रसाद की है, दिनकर की है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए अध्याय पढ़ना है, 4 अध्याय पढ़ना है, कब पढ़ोगे, रात्रि में पढ़ोगे कि दिन में पढ़ोगे? तो दिन में पढ़ूंगा, तो संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है, तो दिनकर। ठीक है सॉरी, दिनकर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दिनकर। ठीक, अब एक दिनकर की महत्वपूर्ण रचना है शुद्ध कविता की खोज। ठीक है, शुद्ध कविता की खोज। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है, नील कुसुम है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, कोयला और कवित्व, हारे के हरिनाम, सीपी और शंख, आत्मा की आंखें, रश्मि लोक, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, अज्ञे की है, तो अज्ञे के बारे में हमने बहुत कुछ बात कर लिया है, हर एक वीडियो में, सभी वीडियो में बातचीत किया है। कुछ अन्य चीजें और जोड़ के मैं बताता हूं। इनकी जो कहानी है, कौन कौन सी कहानियां हैं? एक है विपथगा, एक है परंपरा, एक है कोठरी की बात, एक है शरणार्थी, जयदोल। इनके उपन्यास है, एक है शेखर की जीवनी, शेखर की जीवनी, नदी के द्वीप, ये सब इनके उपन्यास है। एक इनका महत्वपूर्ण नाटक है दोस्तों, वह है उत्तर प्रियदर्शी। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी। हमने बातचीत कर लिया अज्ञे के बारे में और इसके बारे में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? ग्राह्य, ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द है घर, त्याज्य, अग्राह्य, बी और सी दोनों। देखिए ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करना। ठीक है, ग्रहण करना। और त्याज्य क्या अर्थ है? त्यागना। और अग्राह्य का जिसे ग्रहण न किया जा सके। ठीक है, तो त्याज्य और अग्राह्य दोनों उत्तर यहां पे सही हो जाएंगे, बी और सी। ठीक है, 16 प्रश्न हो गए। आइए 17वें प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है साथियों कि टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। ठीक है, टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसका जो सही उत्तर है प्रिय साथियों, इसका सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा। आइए थोड़ी सी बात करते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म 1903 में होता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? पतन है, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, ई सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा। इनकी भगवती चरण वर्मा की कहानी कौन सी है? एक है दो बांके, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। भगवती चरण वर्मा का नाटक जो प्रसिद्ध नाटक है, एक है रुपया तुम्हें
खा गया, एक है सबसे बड़ा आदमी। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साथियों। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इंदुमती, इसमें मैं विस्तृत थोड़ी देर बातचीत करूंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंदुमती कहानी के लेखक हैं मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। प्रिय साथियों, आइए हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा। ठीक है, आइए इसको, स्केच को थोड़ा छोटा करके। ठीक है, देखिए एक रचना है इंदुमती। ठीक, इंदुमती यह 1900 में लिखा गया था, 1900 में लिखा गया। और इसको लिखा किसने? किशोरी, इसको लिखा किशोरी लाल गोस्वामी। और इंदुमती को लोग पहली रचना मानते हैं। इंदुमती कब लिखा गया? 1900 में, किशोरी दास गोस्वामी की रचना है। और इस रचना को किसने प्रथम रचना माना है? तो वह है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। एक किशोरी दास गोस्वामी की ही रचना है प्रणयिनी परिणय, 1887। ठीक है, 1887, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयिनी परिणय 1887 में जो लिखा गया वह हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ये किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी जी की। ठीक है, इतनी बातें हम समझ गए। आइए आगे थोड़ी सी और बातचीत करें। एक है जमींदार का दृष्टांत, 1871 में, 1800, इसको रेवरेंड जे न्यूटन ने लिखा है दोस्तों। और राजेंद्र बड़वालिया ने इसको प्रथम रचना माना है, प्रथम कहानी माना है। एक रचना है एक टोकरी भर मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट, 1901 में माना गया है। और लिखा किसने है? माधव राव सप्रे ने एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में लिखा है। और इसको देवी प्रसाद वर्मा ने प्रथम रचना माना है, प्रथम कहानी माना है। समग्र रूप से बात करें तो इंदुमती को ही प्रथम रचना माना जाता है। तो इसकी कहानी के लेखक मैंने अभी बात की, किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। ठीक है, आइए इतनी बातचीत हो गई। 19 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है? मगध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? मगध कविता के रचयिता, देखिए कई बार मैं आपको बता चुका हूं, श्रीकांत वर्मा। ठीक है, श्रीकांत वर्मा का जन्म 1931 में होता है। इनके जो काव्य हैं, एक तो मगध है और दूसरा काव्य जो है माया दर्पण। एक इनका यात्रा वृत्तांत है अपोलो का रथ, इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश के बारे में मैंने अभी बातचीत कर ली है, आषाढ़ का एक दिन, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। रघुवीर सहाय पर भी बातचीत हो चुकी है। आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। देखिए यूपी, टीजीटी और पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन करना है। धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे धातु हो गया देन और यहां लेन, और दार जो है यह बाद में जुड़ा हुआ है प्रत्यय के रूप में, तो दार कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं रसखान, स्वामी हरिदास, भिखारी दास, नरोत्तम दास।
नरोत्तम दास। ध्रुव चरित्र के रचयिता है रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिखारी दास। ध्रुव चरित्र, तो इसका सही उत्तर है साथियों कि नरोत्तम दास। ठीक है, नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र एवं विचारमाला जैसे ग्रंथों की रचना ब्रज भाषा जिसमें वैश्वाड़िक के शब्दों का प्रयोग किया है, काव्यात्मक नाटक शैली में किया है। ठीक है, जो रसखान है, इनकी प्रमुख कृतियां हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान की प्रमुख कृतियां हैं साथियों। ठीक है, भिखारी दास जो है, भिखारी दास की रचना है श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद निर्णय, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और स्वामी हरिदास जो है, हरिदास ने केनी काल की रचना की। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी? पंच पात्र निबंध है, एक है पदम पराग आलोचना है, पदम पराग इनकी आलोचना कृति है, और एक है इनका प्रबंध पारिजात निबंध है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चले। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा क्या है? देखिए हम बात कर ले थोड़ी। अब आइए प्रश्न आ गया है तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आदिकाल है, आदिकाल 1050 से लेके 1050 से लेके 1375 विक्रम संवत। ठीक है, जो भक्ति काल है 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत। रीति काल 1700 से लेके 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल है 1900 से लेकर अब तक। ठीक है, तो यह भक्ति काल हमसे पूछा है समय सीमा, तो भक्ति काल की जो समय सीमा हो जाएगी 1375 से लेके 1700 विक्रम संवत तक। यहां विकल्प में दे रखा है 1275 से 1700, 1275 से 1800, 1375 से 1850। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगले प्रश्न पे आए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो साथियों ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं उनको संत कवि के नाम से जाना जाता है। संत कवि, ज्ञान मार्गी शाखा का विकास संत कवियों की सद्भावना के कारण हुआ है। संत कवियों में पूर्व 3 साधना संप्रदाय थे। पहला वैष्णव संप्रदाय, योग संप्रदाय, सूफी संप्रदाय। इन तीनों के आधार पर निर्गुण संप्रदाय की स्थापना हुई। इन संप्रदाय का काव्य ज्ञानाश्रयी शाखा का बना काव्य कहलाया। ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन थे? नामदेव थे, रैदास थे, नानक थे, दादू, रज्जब, सुंदरदास, धर्मदास, कबीर आदि संत हुए। संत कवियों ने सत्संग पर विशेष बल दिया है। संत कवियों ने सत्संग पर विशेष बल दिया है और समाज सेवा, सुधार, हृदय शुद्धि उनके धर्म का अंश रहा है। 24 प्रश्न हमने देख लिए। एक प्रश्न आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट में जरूर उसका उत्तर दीजिए। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? ठीक है, पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जॉर्ज ए ग्रियर्सन, ठीक है, चौथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर देना। ठीक है, 25 प्रश्न हो गए। 25 प्रश्न को लेकर मैं आया हूं। यहाँ पे विस्तृत 25 प्रश्न के बारे में विस्तृत बातचीत की गई है। प्रिय साथियों, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब रह रही है और
थोड़ी सी व्यस्तता है तो वीडियो डालने में रेगुलरिटी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई चीजें मैं डालता रहूं। और अभी कुछ ही दिनों बाद जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी की करे, चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश कहीं से भी करे, तो एक चयनित विद्यार्थी जो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसका साक्षात्कार बहुत जल्द पढ़ाई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आने वाला है। उसके बाद बहुत सारे टीजीटी, पीजीटी के भी साक्षात्कार मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूं। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े रहे, अपने साथियों को भी जुड़े, इससे हमें मनोबल मिलता है, कुछ और अधिक करने की ताकत मिलती है। इसी के साथ हमसे जुड़े रहे। ये लेक्चर यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।